नमस्कार, सबा शाहिद शेख के साथ कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। आज बात उन 4 नेता, अपराधी, आतंकी और जिहादी के बारे में जो आज चक्रव्यूह के चक्र में फंसा है। उनके कारनामों को एक्सपोज करूंगी, पूरी डिटेल में इनका कच्चा चिट्ठा खोलूंगी। तो चलिए बताते हैं आज के वो कुछ नाम जो चक्रव्यूह के चक्र में आ गए। वो है मायावती। दूसरी खबर में बात अखिलेश यादव की। तीसरी खबर में बात मुख्तार अंसारी की। चौथा है धर्मांतरण। सबसे पहले बात मायावती की। निकाय चुनाव 2023 में हार के बाद से बसपा सुप्रीमो मायावती लगातार समीक्षा बैठक कर पार्टी की कमजोर कड़ी को तलाशने में लगी। साथ ही साथ 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर रणनीति भी बना रही है। मायावती के निर्देश पर अब बसपा ने गांव चलो अभियान शुरू किया है। इस अभियान के तहत बसपा मतदाताओं को जोड़ने का प्रयास करेगी। बसपा अब गांवों के मतदाताओं पर फोकस कर रही है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने इस अभियान की रूपरेखा पार्टी के उत्तराधिकारियों को बता दी। मायावती ने पार्टी पदाधिकारियों को साफ साफ कह दिया है कि गांव-गांव जाकर अपने काडर वोटर को सबसे पहले समझाओ, जो दूर हो रहे हैं उन्हें जोड़कर फोकस करो। इस अभियान का मूल मंत्र है वोट हमारा, राज तुम्हारा नहीं चलेगा। बसपा सुप्रीमो का कहना है कि यह अभियान सिर्फ और सिर्फ गांव में चलेगा, गांव के लोगों को ही इससे जोड़ा जाएगा। आपको बता दें कि इस अभियान के तहत बसपा विशेष तौर पर युवाओं को जोड़ने का प्रयास कर रही है। बसपा प्रत्येक गांव में महिलाओं की टीम भी खड़ी करेगी। बसपा सुप्रीमो ने निर्देश दिया है कि मंडल से अपना काम शुरू कर फिर गांव के हर एक बूथ तक पहुंचना है। पुराने कार्यकर्ताओं को फिर से एक्टिव करना है जो निष्क्रिय है। पार्टी उन्हें बाहर का रास्ता दिखाएगी। बड़ी संख्या में नए लोगों को जोड़ा जाएगा और बूथ पर जिम्मेदारी तय की जाएगी। दरअसल निकाय चुनाव में मिली हार के बाद से पार्टी सुप्रीमो मायावती लगातार बैठक कर रही है। बैठक में पार्टी से जुड़े जमीनी नेताओं ने मायावती को राय दी कि बसपा को फिर से गांव पर फोकस करना होगा। गांव में बसपा का पुराना वोटर है, अगर हम उसको दोबारा जोड़ने में सफल रहे तो लोकसभा चुनाव में बसपा का प्रदर्शन शानदार रहेगा। बसपा की समीक्षा बैठक में पार्टी के कोऑर्डिनेटर भी शामिल हुए। उन्होंने भी मायावती से कहा कि गांवों के वोटरों पर हमें फोकस करना होगा, तभी हम 2007 जैसा प्रदर्शन यूपी में फिर से दोहरा पाएंगे। दूसरी खबर में बात अखिलेश यादव की। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने बीजेपी पर जुबानी हमला बोलना शुरू कर दिया है। अखिलेश यादव ने बीजेपी पर नफरत की राजनीति करने का आरोप लगाते हुए कहा कि वो समाज को आपस में लड़ाने का काम कर रही है। बीजेपी के लोग कुछ भी करें, उनके खिलाफ कुछ नहीं होगा। उन्होंने पहलवानों के मुद्दों पर भी सरकार पर जुबानी हमला बोला है। अखिलेश यादव ने आजमगढ़ में एक कार्यक्रम में शामिल होने के बाद कहा कि हमारी परंपरा एक दूसरे से जुड़ी है, हमारी संस्कृति मिली जुली है, हम मिलजुल कर रहते हैं, लेकिन बीजेपी के लोग आजमगढ़ को अपमानित करते रहते हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री योगी को आजमगढ़ के सारी कारोबारी और बुनकरों की समस्याओं से कोई मतलब नहीं है, उनकी समस्याओं के समाधान से कोई लेना देना नहीं। वहीं सपा प्रमुख ने कहा कि समाजवादी सरकार में हमने बुनकरों के लिए मुबारकपुर में एक स्थान बनाया जिससे बुनकर भाई अपना कारोबार बढ़ा सके। भदोई में हमने कारपेट बाजार बनाया। लखनऊ के शिल्प ग्राम में शामे अवध बुनकरों का बाजार बनाया। उन्होंने कहा इसी तरह से नोएडा में बुनकर भाइयों को सबसे कीमती जमीन दी थी, बुनकर बाजार बनाया जिससे इनकी मदद हो, लेकिन बीजेपी सरकार ने बुनकरों से बिजली की रियायत छीन ली। अखिलेश यादव ने आगे कहा कि मुख्यमंत्री को आजमगढ़ में आकर किसी की परेशानी और समस्या याद नहीं रहती, वो आजमगढ़ को बदनाम करते हैं, वो आजमगढ़ को अपराध से जोड़कर नर्सरी बताते हैं, लेकिन उन्हें अपने मुकदमे याद नहीं रहते। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि बीजेपी भेदभाव करती है। बीजेपी के नेता चाहे जितनी गुंडाई बदमाशी करे, उन पर कार्रवाई नहीं होती। बीजेपी सरकार में उनका पार्टी के लोगों के 100 खून माफ है, वहीं गरीब, पिछड़ा, मुसलमान और समाजवादी लोगों पर बुलडोजर चलाया जाता है। हालांकि अखिलेश यादव की ये पुरानी आदत है, जब वो या उनके कोई नेता के ऊपर आरोप लगते हैं तो वो सरकार पर निशाना साधना शुरू कर देते हैं। तीसरी खबर में बात मुख्तार अंसारी की। वाराणसी की एमपी एमएलए कोर्ट ने मुख्तार अंसारी से जुड़े एक 32 साल पुराने मामले में अपना फैसला सुनाया है। वाराणसी की अदालत ने अपना फैसला सुनाते हुए मुख्तार अंसारी को दोषी करार दिया है। अवधेश राय हत्याकांड में कोर्ट ने मुख्तार अंसारी को दोषी करार दिया है।
अब मुख्तार अंसारी को सजा भी सुनाई जाएगी। इस केस में मुख्तार अंसारी सहित 5 लोग आरोपी। दरअसल अवधेश राय कांग्रेस नेता अजय राय के भाई। कोर्ट का फैसला आने से पहले अजय राय ने कहा उन्हें 32 साल का इंतजार आज खत्म होने वाला है और उन्हें उम्मीद है कि उन्हें न्याय मिलेगा। इस दौरान फैसले को देखते हुए प्रशासन द्वारा पूरे कचहरी परिसर को छावनी में तब्दील कर दिया गया। अवधेश राय की हत्या 3 अगस्त 1991 को हुई थी। तब अवधेश राय अपने छोटे भाई और वर्तमान कांग्रेस नेता अजय राय के घर के बाहर खड़े थे। उसी वक्त वहां मारुति वैन आई और उस वैन से काफी लोग बाहर निकले। उन लोगों ने अवधेश राय पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाई। गोलियों की आवाज के आसपास का पूरा इलाका गूंज उठा था। कांग्रेस नेता अवधेश राय की हत्या वाराणसी के चेतगंज थाना इलाके के लहुरा बीर इलाके में हुई थी। सुबह के वक्त उस दिन हल्की बारिश हो रही थी। मारुति वैन से आए लोगों की फायरिंग में अवधेश राय घायल हो गए, जिसके बाद उन्हें पास ही निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनकी मौत हो गई थी। इस हत्याकांड के बाद पूर्व विधायक अजय राय ने चेतगंज थाने में मुख्तार अंसारी, भीम सिंह, कमलेश सिंह, राकेश के साथ पूर्व एमएलए अब्दुल कलाम पर एफआईआर दर्ज कराई। हालांकि नामजद 5 आरोपियों में अब्दुल और कमलेश की मौत हो चुकी है। वहीं इस मामले में मुख्तार अंसारी को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। चौथी खबर में बात धर्मांतरण की। हमारे देश में धर्मांतरण का घिनौना खेल चल रहा है। धर्मांतरण के प्रयास में एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया। डीसीपी सिटी निपुण अग्रवाल ने बताया कि आरोपी की पहचान संजय नगर का रहने वाला अब्दुल रहमान उर्फ नन्नी के रूप में हुई है। गेमिंग ऐप पर जो लोग जुड़ते थे उन्हें धर्मांतरण के लिए प्रेरित करता था। 30 मई को कविनगर थाने में 12वीं के एक छात्र के पिता ने एफआईआर दर्ज कराई है। उसी की जांच के बाद अब्दुल को गिरफ्तार किया गया। एक आरोपी बद्दू उर्फ शहनवाज मकसूद अभी फरार है। उसकी लोकेशन मुंबई में मिली थी। बद्दू के बैंक खाते में देश के कई हिस्सों से रुपए जमा हुए थे। उसके बैंक खाते की 200 पेज की ट्रांजैक्शन की डिटेल जुटाई जा रही है। डीसीपी ने बताया कि अब तक की जांच में पता चला कि धर्मांतरण के आरोपी फ्रंट नाइट गेमिंग ऐप पर एक्टिव थे। वहां गेम खेलने वालों से पहले संपर्क करके गेम जिताने के लिए रुपए लिए जाते थे। बाद में धार्मिक चीजें पढ़ने पर फ्री में गेम का लेवल अपग्रेड करने का लालच दिया जाता था। जो इसके लिए तैयार हो जाता उनसे डिस्कॉर्ड नाम के ऐप से बातचीत शुरू करते। इस ऐप पर आरोपी पहचान छिपाकर बात करते और धर्मांतरण के लिए उकसाते और अपने धर्म के बारे में जानकारी देते थे। तीसरे चरण में विवादित धर्म उपदेशक जाकिर नायक की वीडियो और दूसरी सामग्री भेजी जाती थी। इसी दौरान पास के धार्मिक स्थल में जाने का दबाव भी बनाते थे। आरोपियों के निशाने पर 12 से 20 साल के लोग रहते थे। नन्नी पर आरोप है कि वो 12वीं के छात्र के साथ ही फरीदाबाद और चंडीगढ़ के लोगों को भी धार्मिक जानकारी दे रहा था। हालांकि उसका अभी मुंबई के नेटवर्क से संपर्क नहीं मिला है। बच्चों को ऑनलाइन धार्मिक सामग्री उपलब्ध कराने के साथ ही वर्कशॉप भी कराता था। पुलिस बद्दू के साथ नन्नी के लिंक के बारे में जानकारी जुटा रही है। पुलिस की शुरुआती जांच में पता चला है कि बद्दू और नन्नी के नेटवर्क से कई और लोग भी जुड़े हैं। बद्दू को बैंक स्टेटमेंट में हैरान कर देने वाली जानकारी सामने आई है। करीब 2000 पेज के ट्रांजैक्शन की पुलिस अब स्टडी कर रही है। देश के कई हिस्सों में उसमें लाखों रुपयों का लेन देन हुआ है। अब तक की जांच में पता चला कि गेम में लेवल अपग्रेड करने के नाम पर ये रुपये लिए गए। अधिकारियों ने कहा कि लेन देन के सभी सोर्स खंगालने के बाद ही रकम की पूरी जानकारी मिल सकेगी। फिलहाल के लिए चक्रव्यूह में मेरे साथ इतना ही। कल फिर कौन किसके चंगुल में फंसेगा, नए मुद्दों के साथ फिर पेश होंगे। आप बने रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश के साथ और मुझे सबा शाही शेख को इजाजत दीजिए। नमस्कार।